ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली का गांधी विहार इलाका, यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। ये युवक जिसका 6 अक्टूबर को उसी के कमरे में झुलसा हुआ पुलिस ने शव बरामद किया था। इस मामले की तह तक पुलिस पहुंची। जांच में जो खुलासा हुआ है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस की जांच में पता चला जिस कमरे में युवक का शव मिला था वहां पर आग लगने से पहले एक लड़की 2 लड़कों के साथ आई थी। इनकी पहचान की गई अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के तौर पर। पुलिस ने जब इन तीनों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू की तो फिर कत्ल की वारदात का पता चला। पता यह चला कि मृतक युवक के पास आरोपी लड़की के आपत्तिजनक वीडियोस और कुछ तस्वीरें थी। इसे वापस लेने और बदला लेने के इरादे से इन लोगों ने इस युवक की हत्या कर दी। अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक आरोपी अमृता बेहद शातिर है, क्योंकि उसने एक हत्या को जिस तरीके से हादसे में बदलने का प्लान बनाया वो अपने आप में बेहद शातिराना था। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी अमृता फोरेंसिक साइंस पढ़ती है, फोरेंसिक साइंस की छात्रा है। सबूत कैसे मिटाते हैं इसे पता था। 5-6 अक्टूबर की रात ये आरोपी अमृता अपने 2 दोस्तों के साथ यहां गांधी विहार पहुंची। जो मृतक है नाम रामकेश मीणा, पहले रामकेश का गला दबाया और फिर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। शव पर घी डाला, तेल डाला, शराब डाली ताकि आग तेजी से भड़क जाए। आरोपी सुमित ने सिलेंडर खोलकर गैस फैलाई और आग लगा दी। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया, जिससे सबको यह लगे कि मौत आग लगने की वजह से हुई। करीब 1 घंटे बाद धमाका हुआ, कमरे में आग भड़क गई। बाहर वालों को सब कुछ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट जैसा लगा, लेकिन हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है जब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट। 6 से 7 अक्टूबर की जो घटना थी जिसमें अमृता चौहान ने रामकेश मीणा नाम के शख्स को इसी घर में पहले मारा अपने साथियों के साथ मिलकर, और उसके बाद उसकी हत्या को हादसा दिखाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की। मैं आपको वही तस्वीरों में दिखा रहा हूं। देखिए, यहां पर फिलहाल गैस सिलेंडर रखा हुआ था जहां पर अमृता चौहान और उनके दोनों साथियों ने मिलकर गैस सिलेंडर को यहां पर उठाया और रामकेश मीणा को इसी कमरे में पहले मारा और पीटा गया। उसके बाद मारने और पीटने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि जो अमृता चौहान नाम की महिला है उसने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग की और इसी जगह पर रामकेश मीणा की हत्या की, और उसके बाद जो गैस सिलेंडर है उसको उठाकर यहां रखा गया। उनका जो साथी है सुमित, वो मुरादाबाद में एलपीजी सिलेंडर का काम करता है, तो उसके नॉब को खोल दिया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो एसी लगा हुआ है, एसी इसमें फिलहाल ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ती है तो उन्हें कुछ शक होता है, क्योंकि एसी ब्लास्ट की बात कही गई थी और एसी में ऐसा कोई भी ब्लास्ट नहीं देखा गया। सिलेंडर उसके पास था, तो वो सिलेंडर कैसे उसके पास पहुंचा, इन तमाम पहलुओं पर जांच की गई। और वहीं दिल्ली पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जिसमें कुछ संदिग्ध लोग आते जाते दिखे। जब दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो ये पाया कि जो अमृता चौहान है वो मृतक के साथ लंबे समय से संपर्क में थी, उससे बातचीत करती थी। लेकिन इतना बड़ी प्लानिंग की गई, इतना फुल प्रूफ प्लानिंग की गई कि इस पूरे दरवाजे को भी जो दरवाजा है ये बाहर से बंद कर दिया गया था और हाथ डालकर अंदर से इसमें कुंडी लगा दी गई ताकि किसी को ये पूरा साजिश ना लगे और ये हादसा दिखे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए जो मुख्य साजिश करता है यानी कि लड़की अमृता चौहान, उसको और उसके दोनों साथियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की जांच ने इस पूरे हादसे को एक बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी में बदलते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
और अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पुलिस को हत्या के आरोपियों ने क्या कुछ अब तक पूछताछ में बताया है, जिससे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था छात्र नाम रामकेश मीणा। 6 अक्टूबर को इमारत से रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक की पहचान पुलिस ने रामकेश मीणा के तौर पर की। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की। नाम अमृता, सुमित और संदीप, इन तीनों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये तीनों आरोपी जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे, तीनों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। पहले रामकेश मीणा की गला घोंटकर इन्होंने हत्या की, हादसा दिखाने के लिए कमरे में आग लगा दी। ये तमाम कबूलनामे खुद इन्हीं आरोपियों की तरफ से पुलिस के सामने आए। आरोपी अमृता ने इस हत्या की वजह का भी खुलासा कर दिया। आरोपी अमृता ने बताया कि मृतक के पास उसके आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज थे और यही वजह बनी कि इन तीनों ने मिलकर मृतक की हत्या कर डाली। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे हत्या का खुलासा किया है जो न केवल सनसनीखेज है बल्कि चौंकाने वाला है। पूरा मामला गांधी विहार इलाके का है, जहां एक महिला ने पूरी साजिश रची एक आरोपी को मारने के लिए। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो समझते हैं। हम डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया साहब हमारे साथ हैं। सर, ये क्या पूरा मामला रहा? पहले फायर की कॉल हुई, उसके बाद जांच आगे बढ़ी, तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई? देखिए, ये तिमारपुर थाने के अंदर 6 अक्टूबर को सुबह रिपोर्ट हुआ था अर्ली मॉर्निंग की। ये एक फायर एक्सीडेंट हुआ है गांधी विहार के एक फ्लैट में, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बर्न डेड बॉडी थी और काफ़ी पूरे आग लगी हुई थी घर में। इसको मारने का प्लान बनाया। लड़की खुद एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, तो उसको और क्राइम सीरीज़ वगैरह भी देखती है, तो उसको ये था कि मैं इसको पूरे को इस तरह से सीन बनाऊंगी कि एक्सीडेंट लगे और डेथ मर्डर ना लगे। इसमें उसने अपने पुराने मित्र सुमित कश्यप का सहायता ली, जो LPG सिलेंडर का काम करता है। तो उसको मालूम है कि गैस के कितने टाइम प्रवाह के बाद इसमें बम फट जाएगा, कितने टाइम तक सेफ है। जो एक है जो LPG का सिलेंडर का जो जानकार था, वो तो इसका पुराना फ्रेंड है, दूसरा उसका फ्रेंड का फ्रेंड है। ये इकट्ठे होकर इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी बनाई है। तो अब फिलहाल इन लोगों को जेसी में भेज दिया गया है। फिलहाल इनको जेसी में भेजा गया है और जो हार्ड डिस्क वगैरह रिट्राइव की गई है उनको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। देखिए, दिल्ली एसिड अटैक केस में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। एसिड अटैक का मामला संदेहास्पद, ये सूत्र बता रहे हैं। एसिड अटैक के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो एसिड अटैक वाला मामला सामने आया था दिल्ली में, उसी में ये नया मोड़ जांच में सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि एसिड अटैक का ये पूरा का पूरा मामला अभी संदेहास्पद लग रहा है। एसिड अटैक के पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस मामले में पीड़िता जिसके हाथ झुलस गए थे, और अब इस मामले में ये पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मामला संदेहास्पद है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सुशील से। सुशील, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? पीड़िता का तो इलाज चल रहा है, उसके हाथ झुलस गए हैं। अब ये मामला संदेहास्पद जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, इसका आधार क्या है? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जांच की जा रही है और जिस आरोपी का FIR में नाम शामिल किया गया है जितेंद्र, उसको फिलहाल पुलिस ने अभी हिरासत में ले रखा है। हालांकि पुलिस ने जो जितेंद्र से पूछताछ की है, उस पूछताछ के मुताबिक जितेंद्र ने जो अभी तक जानकारी पुलिस को दी है, उसके मुताबिक उसने बताया है कि वो उस लोकेशन पर मौजूद नहीं था जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है और उसे जानकारी ही नहीं थी कि एसिड अटैक का ये पूरा मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने और लोगों को भी इस मामले में आइडेंटिफाई किया है और उनको हिरासत में लिया है, उनकी पहचान भी कर ली है। लेकिन तमाम लोगों को जो हिरासत में पुलिस ने लिया है, उनके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, जिनका वर्जन फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि जो एसिड अटैक की बात कही जा रही है, उस अटैक की अभी तक फिलहाल पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने उस स्पॉट पर भी जाकर जांच की है और इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो दूसरी तरफ मुड़ रही है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एसिड अटैक के आरोप लगाए जा रहे थे, अभी तक दिल्ली पुलिस को ऐसा कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि पीड़िता पर एसिड अटैक हुआ है। अब ऐसे में ये देखना है कि दिल्ली पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक एसिड अटैक के अभी तक कोई सीधे सबूत नहीं पुलिस को मिले हैं। तो जहां पर ये अटैक होने की बात कही गई, वहां पर क्या कोई CCTV कैमरा
क्या उसकी पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है? इसको लेकर क्या जानकारी, और जो शिकायत करता है उसकी तरफ से कहा क्या गया था, ये भी विस्तार से बता दीजिए। जी देखिए, जिस जगह पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट पर दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो जो एसिड है वो फिलहाल सड़क पर बिखरा हुआ मिला है। और अगर एसिड अटैक किया भी जाता, अगर किसी के ऊपर एसिड फेंका भी जाता तो निश्चित रूप से उसकी कुछ बूंदे जो पास का दीवार है वहां पर जरूर मिलता। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक जांच की जो टीमें सामने रिपोर्ट लेकर पहुंची है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि एसिड अटैक है या नहीं। और जिस जितेंद्र की बात कही जा रही है कि वो इस पूरे वारदात में शामिल था, उसकी तरफ से जो बयान पुलिस को दिया गया है, उस बयान में उसने बताया है कि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, उसका लोकेशन कहीं और था। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया है कि तमाम लोगों को जो आइडेंटिफाई किया गया है उनके वर्जन अलग अलग है। लिहाजा तमाम पहलुओं पर अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, अभी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं इस पूरी वारदात को लेकर, और इसीलिए ये मामला फिलहाल दिल्ली पुलिस को संदेहास्पद लग रहा है। इस बीच पीड़ित छात्रा ने तेजाब फेंकने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस जोर शोर से इस मामले में जांच की बात कह रही है, सुनिए। चाहते कि उन्हें गिरफ्तार करें, सजा मिले उन्हें कड़ी से कड़ी। चाहते कि उन्हें गिरफ्तार करें, सजा मिले उन्हें कड़ी से कड़ी। इस पे एक हमने केस रजिस्टर कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो लड़के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, बट उनके स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ डिफरेंट वर्जन सामने आ रहे हैं, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। इसमें एफआईआर में जो नाम है वो जितेंद्र है, ईशान है और अरमान है। इनमें जितेंद्र से पूछताछ हो चुकी है। जितेंद्र बता रहा है कि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो इंस्टीट्यूट कहीं और था उस समय। इसलिए फिलहाल जितेंद्र से और गहनता से पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मोगा शहर में कुछ निहंगों ने एक मेडिकल स्टोर मालिक की जमकर पिटाई कर डाली, और पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल मेडिकल स्टोर का मालिक लोगों को नशीली गोली बेच रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही निहंग आग बबूला हो गए। उन्होंने पहले मेडिकल स्टोर में घुसकर तलाशी ली। वहां से नशीली गोलियां मिलने के बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को जमकर पीटा। मामला चड़ीत रोड बाईपास पर मौजूद मेडिकल स्टोर का है। यहां निहंगों ने नशीली दवा मिलने के बाद जमकर उत्पात मचाया, मेडिकल स्टोर के मालिक की खूब पिटाई की। इसका वीडियो भी अब वायरल है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। विवेक जोशी सर, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स श्री मनीष गर्ग जी, श्री पवन कुमार जी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स श्री भानु प्रकाश जी, श्री संजय कुमार, DGIT मिसेस सीमा, मिस शुभ्रा सक्सेना, डायरेक्टर ECI, श्री विजय पांडे जी, DDG लॉ। I am Ashish Goel, DG Media. As always, the format of our PC would be, we'll start with the address by the Honorable Chief Election Commissioner, which will be followed by a presentation, that will be followed by a question answer session. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, Election Commission के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे साथी और आपके माध्यम से जुड़े हुए इस देश के सभी मतदाता, आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर
अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर एकदम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से
किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से SIR कराया जाए और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। SIR करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और SDM के स्तर के होते हैं और उनके अंडर में ये सारे BLOs कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ERO एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ERO के इस निर्णय के बाद अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिला अधिकारी के पास कर सकता है और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब SIR हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में वह 0 थी। अर्थात ERO और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। SIR के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब BLO फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग बिहार जब हमने SIR किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की
2002 से 4 में हुए SIR की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स SIR की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने SIR से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ERO और AERO को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर BLO हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी BLO की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। नेक्स्ट, सारे फॉर्म्स मिलने के बाद ERO और AERO ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए हैं। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ERO और AERO, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। EROs और AERO की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ERO के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले SIR से ECI नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो BLOs की है, EROs की है और DOs की है,
हालांकि काफ़ी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल IDM में कर चुके हैं, बट एक BLO, ERO, DO की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर तो जरूर कर लें। साथ ही साथ सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और EROs को यह निर्देश भी होंगे कि कल से शुरू होकर परसों तक वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी SIR की प्रक्रिया को उनके समक्ष डिटेल में बतलाएंगे। जहां तक बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल है हर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा कि बिहार में था, हर बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो साइंड हो इलेक्टर्स के वो कलेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेशन दे सकता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी दे सकता है। इससे जो चुनावी कर्मी हैं और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे, उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। ये सारी स्टेप्स वही हैं जो बिहार में हुई हैं। और उसी के साथ साथ चूंकि इन्यूमरेशन फॉर्म लेते समय ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं या डेथ हैं या उनके डुप्लीकेट वोट्स बने हुए हैं, उन सब की लिस्टें बिहार में भी वो सभी BLA से भी शेयर की गई थी। पंचायत या पब्लिक ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएंगी और CEO के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एपिक नंबर लगा के देख सकता है कि उसका, जैसे पिताजी का नाम अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वहीं पर है कि नहीं। ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद जिन लोगों की मैचिंग या लिंकिंग 2003 या 2 या 4 से नहीं हो पाई है, उनको ERO नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकिंग किया जाएगा और ERO ये भी उनसे पूछेगा कि 2003 में आप कहाँ थे या आपके माताजी पिताजी कहाँ थे, जिससे अगर लिंकिंग नहीं भी हो पाई है तो वो भी कर पाए। साथ ही साथ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी शुरू हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का अगर नाम छूट गया है तो अपना क्लेम तारीख वो जमा कर सकता है इंक्लूजन के लिए, फॉर्म 6 भर सकता है डिक्लेरेशन के साथ, या ऑब्जेक्शंस भी दे सकता है फॉर्म 7 में, या कई बार उसके नाम में अगर गलती हो या किसी और एंट्री में अगर गलती हो तो फॉर्मेट भी दे सकता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव का पीरियड होता है जो कि किया जाएगा, बिहार में भी किया गया था, और उसके ऊपर EROs अपना निर्णय लेंगे। ये कार्य पूर्ण होने के बाद फाइनल रोल्स पब्लिश होंगे और उसके बाद 15 दिन का समय जिला मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट अपील देने का और उसके बाद CEO के पास सेकंड अपील देने का, सभी के पास ये कानूनी मार्ग उपलब्ध होगा। जैसा कि बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक दर्शाया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या दिव्यांग हैं या कई बार हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो इनको
अगर किसी भी मैचिंग करनी है 2003 से या लिंकिंग करनी है, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, उनके पास मोबाइल नहीं है या उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वॉलंटियर्स जो है वो या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं या एनसीसी या एनएसएस के वॉलंटियर्स होते हैं। तो स्वयं उस व्यक्ति के लिए वो चले जाते हैं और वो कागज़ बनवा लेते हैं, जिससे कि हमारे मतदाताओं को कोई भी असुविधा नहीं हो। और इसकी वजह से आपने देखा होगा बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस फेज में एसआईआर के समय 1200 तक हम पोलिंग स्टेशंस को भी रैशनलाइज कर लेंगे और कुछ नए पोलिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे जो कि बदलाव के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में भी होंगे या गेटेड कॉलोनीज में या कई बार जो स्लम क्लस्टर्स छूट गए हैं वहां पर। इस विषय पर जो ड्राफ्ट पब्लिश होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से डीओज चर्चा भी करते हैं और उसके बाद ये 1200 हर पोलिंग स्टेशन की अलग अलग मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। ये ध्यान रखना होगा कि एक बूथ पर एक फैमिली के या एक घर पर रहने वाले सभी लोगों का नाम एक ही जगह आ जाए, उससे मतदाताओं को बहुत सुविधा होती है और बिहार में इसमें काफी लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया। जो बिहार का एसआईआर हम लोगों ने कराया उससे चुनाव आयोग को ये भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसआईआर है। अर्थात 2003 में अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाए। जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें काफी चीजें प्री प्रिंटेड होंगी। मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका पता, सीरियल नंबर, पार्ट, कौन सी असेंबली है और उसका पुराना फोटो। एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा जिससे कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एसआईआर का दूसरा चरण, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण देश में आगे बढ़ेगा और वो कौन कौन से राज्य हैं जरा सुन लेते हैं। अगले साल मध्य में वहां चुनाव होने, उसमें असम भी है। असम में आपने एसआईआर कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है और यहां कब कराएंगे? Sir, I'm Shriparna from the Hindu newspaper. In Bihar, the Election Commission has said that new epic cards would be given to all voters. What is the progress on that, and will the same be done for all these 12 states and rest of the states undergoing SIR as well? जी सर, मैं मनीष अग्रवाल, नवभारत टाइम्स से। सर, एक सवाल ये है कि अगर मेरा वोट दिल्ली में है और मेरे माता पिता का वोट 2003 या 4 में यूपी या किसी अदर स्टेट में रहा, तो मैं उसका मिलान कैसे करूंगा? मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैं वहाँ से कैसे लूँ या कैसा करना होगा। सेकंड इज, इसमें भी सर आधार की आपने बात की कि आधार दे सकते हो, लेकिन जब आधार के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो फिर आधार का मतलब क्या है सर? थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि जो सेकंड पेज में वेस्ट बंगाल में जो आपका माइक एसआईआर होना है, थोड़ा इसको पास कीजिए माइक। सर, सेकंड पेज में जो एसआईआर होना है विशेष करके वेस्ट बंगाल में, तो उसमें मुख्यमंत्री ने दूसरा माइक। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में विशेषकर जो एसआईआर होगा तो उसकी मुखालफत काफ़ी समय से सीएम खुद कर रही है। उसको लेकर जो गतिरोध है आपके और उनके बीच में, तो इसको लेकर क्या कोई विशेष बैठक होगी आपके बीच? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पुडुचेरी 12 राज्य हैं जहां पर दूसरे चरण में एसआईआर करवाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।